सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द होल कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, आपके सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको मैं कहूंगा। अगर 2025 में 5 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, यार पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे 4 से 6 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं और अकेला एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। 2024 में 3 क्वेश्चंस आए थे, 23 में 2, 2022 में अगेन 4 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 2 आए थे। और अगर मैं क्वेश्चंस को अच्छे से देखूं, या तो किसी पर्टिकुलर की इवेंट पे पूछ रहे हैं या तो पूरा क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के आए हुए सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, यूजीसी नेट के भी और सीयूटी पीजे के भी। आपको बस एंड तक बने रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में से। सो कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर, ठीक है, तो ये इसको देखने के लिए पहले देखो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है, ह्यूमन लाइफ का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन एट द एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो रहा है, डिवास्टेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वॉर, तो कोल्ड मतलब सीधा अटैक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन एक हॉस्टाइल कंडीशंस थे। सो एक स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, मतलब किसके बीच में जियोपॉलिटिकल हॉस्टिलिटी थी? एक था वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए लीड कर रहा था, ईस्टर्न ब्लॉक जो है उसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। ये था कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले, और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म, स्टेट सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला। ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो इन दोनों के बीच में एक एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर भी हुआ है। ऐसे मतलब दो, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन इनके प्रॉक्सीज अलग अलग नेशन में, जैसे वियतनाम का वॉर हो, कोरिया का वॉर हो, सुएज का क्राइसिस हो, तो प्रॉक्सी के थ्रू अलग अलग छोटे छोटे वॉर्स हुए हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फुल स्केल मिलिट्री फाइट इन दोनों के बीच में नहीं हुई थी, इसलिए उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। ठीक है, सो कोल्ड वॉर जो जो टर्म था वो बर्नार्ड बरूच ने एक्चुअली इसको कॉइन किया है। मतलब ऐसे ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस। ठीक है, टू डिस्क्राइब अ न्यूक्लियर स्टेलमेट का जो कंडीशन है 1945 में ही उन्होंने डिस्क्राइब किया था, लेकिन बरूच इज अ क्रेडिटेड विद द यूजिंग इट इन यूएस एंड पॉपुलराइजिंग इट। ठीक है, लेटर वॉल्टर लिपमैन जो यूएस के जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसको और ज्यादा पॉपुलराइज किया, तो ये कोल्ड वॉर एक मतलब सॉर्ट ऑफ एकेडमी में यूज होने लगा, ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, सो इसका रफली जो टाइम पीरियड है 1945 से 1991, ये इसका रफली टाइम पीरियड अगर हम उसको बोलेंगे इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड मतलब कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये इसलिए ये सब ऐड कर रहा हूं मैं। तो इसका जो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी माना जाता है कि जो आयरन कर्टन स्पीच था विस्टन चर्चिल का, विस्टन चर्चिल कौन थे? यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तब। ठीक है, जो इनका जो ये स्पीच था ना, फुलटन स्पीच कहा जाता है इसको, 1946 में दिया गया था। तो उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि जो यूएसएसआर की रिजीम थी तब, स्टैलिन लीड कर रहा था, ये एक आयरन कर्टन है, इसके पीछे क्या हो रहा है नहीं पता। ठीक है, सो एक आइडियोलॉजिकल फिजिकल बाउंड्री बिटवीन डिवाइडिंग दैट यूरोप एंड टू सेपरेटिंग एरियाज के बीच में एक आयरन कर्टन जैसा है, और मतलब इसको हटाने की जरूरत है या इसको मतलब कंटेन करने की जरूरत है। तो इस तरीके का ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं बीच बीच में नोट्स को भी देखता रहूंगा ताकि और कुछ छूटे ना। ठीक है, तो ये आयरन कर्टेन का जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 में डिलीवर किया था मिसोरी में चर्चिल ने। ठीक है, सो आइडियोलॉजिकल बैरियर, एक सॉर्ट ऑफ पूरे यूरोप को छा जाएगा, उसको मतलब कंटेन करना पड़ेगा, इनको अभी रोकना पड़ेगा, इस तरीके की स्पीच उन्होंने यूज की थी यहाँ पे। ये है चर्चिल। ठीक है, और इमीडिएट वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सब चालू हो गया है। सो अभी एक एक इवेंट को अच्छे से देखेंगे कि पहले ही तो यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ 1945 को। ठीक है, अभी रिसेंटली 80 इयर्स कंप्लीट किया है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम पूरा डिटेल में यूएन देखेंगे ही वाले हैं। इसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, सो इसको अच्छे से देखेंगे हम बाद में। उसके बाद एक एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई, यूएसए ने जो हिरोशिमा नागासाकी इन दोनों जापानीज सिटीज पे अटैक किया। ज्यादा डेप में नहीं जाते, आपको बस इवेंट्स ईयर पूछते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी देखनी है। ठीक है, जहां पे डेप में जा सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे ही वो इवेंट आएगा। उसके बाद न्यूरेमबर्ग टोक्यो ट्रायल्स, मतलब जो भी वर्ल्ड वॉर टू के क्रिमिनल्स थे उनके अगेंस्ट जो ट्रायल्स चली। ठीक है, ये यहाँ पे आता है। इसके बाद 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई। ठीक है, सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या थी? ट्रूमैन यूएस के तब प्रेसिडेंट थे। तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी कि मतलब मिलिट्री या इकोनॉमिक एड देना है। ठीक है,
सो ग्रीस, तुर्की, इन सब कंट्रीज को एड दिया गया, ताकि अगर यूएसए एड नहीं देता तो यूएसएसआर देता, तो फिर यूएसए के कंट्रोल में या उनके इन्फ्लुएंस में ये कंट्रीज चली जाती। तो ये इनको एक्चुअली रोकना था, ठीक है। सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग टू कम्युनिज्म, इट मार्क द फॉर्मल स्टार्ट ऑफ यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। तो भाई कम्युनिज्म का कंटेनमेंट करना है, यूएसएसआर का कंटेनमेंट करना है, ये सॉर्ट ऑफ 1947 में चालू हुआ। उसके बाद आता है मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान है क्या कि अब वर्ल्ड वॉर टू हुआ है, तो वो एक्चुअली हुआ कहा था यूरोप के लैंड पे। तो यूरोप के लैंड पे जब सब फाइटिंग हुई है, सब मतलब मिलिट्रीज ये सब हुआ है, बॉम्बिंग्स हुआ है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था, ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स सब डैमेज हो गया था। तो इसको फिर से खड़ा करने की जरूरत थी, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है कि यूएसएसआर ज्यादा हेल्प करेगा या यूएसए ज्यादा हेल्प करेगा। तो जितना ज्यादा जो हेल्प करेगा, जिस कंट्री को हेल्प करेगा, उस कंट्री उस साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से यूएस ने एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बिलियंस इन एड टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज, ये सब पूरा। एंड इसका मेन पर्पज ये था कि भाई अगर यूएसए हेल्प नहीं करेगा तो यूएसएसआर करेगा, टू टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। ये इसका मेन पर्पज। तो मार्शल प्लान क्या है, तो एक एड किया है ये सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद बर्लिन ब्लॉकेड, तो ये 1948 में हुआ है। तो बर्लिन ब्लॉकेड क्या था कि अब ये एड देते जा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। तो यूएसएसआर ने क्या कर दिया, पूरा बर्लिन को ब्लॉक कर दिया कि भाई इस तरफ नहीं आना है अब, ठीक है। तो ये होने के बाद भी फिर उन्होंने एरोप्लेन से हेल्प पहुंचाई बर्लिन में। तो ये पूरा ठीक है। तो यूएसएसआर ब्लॉक्ड वेस्टर्न एक्सेस टू बर्लिन एंड द वेस्ट रिस्पॉन्डेड विद द बर्लिन एयरलिफ्ट। ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अब इसमें कुछ और मैं देख रहा हूँ मेरे नोट में कुछ बचा तो नहीं है। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो 1947 की थी, वहाँ पे फ्री पीपल्स, यूएस प्लेज टू सपोर्ट द फ्री पीपल्स एंड रेजिस्टिंग सब्जुगेशन। इट बिगैन विथ लगभग $400 million टू एड और टू ग्रीस एंड टर्की, ठीक है। हेनरी एस ट्रूमैन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे बन जाते हैं। और जो मार्शल प्लान था 1948 का, ये मैसिव इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम था टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोप। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जॉर्ज सी मार्शल, तब के जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। उसके बाद एक जेडनो डॉक्ट्रिन भी आती है 1947 में। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखी है, इसलिए मैं बार बार नोट्स को भी देख रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना। सो इट वाज लाइक अ सोवियत रिस्पॉन्स टू ट्रूमैन स्टार्टिंग द वर्ल्ड वाज स्प्लिट इनटू इंपीरियलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स एक्सेट्रा। तो सोवियत्स का रिस्पॉन्स था ये, ठीक है। सो एंड्रेजी जिडनो ये जो थे वो सोवियत कल्चरल आइडियोलॉग थे। तो ये जिडनो डॉक्ट्रिन आएगी 1947 में, ठीक है। यहाँ पे जिडनो डॉक्ट्रिन। सो उसके बाद बर्लिन एयरलिफ्ट हमने देखा अच्छे से। स्टालिन ब्लॉक्ड ऑल लैंड रूट्स टू वेस्ट बर्लिन, सो अलाइज रिस्पॉन्डेड बाय फ्लाइंग इन सप्लाईज फॉर नियरली अ ईयर, ठीक है। तो स्टालिन, गेल हेलोरेन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है यहाँ पे। सो आगे देखते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं, ठीक है। सो 1949 में नाटो फॉर्म किया गया। सो नाटो एक यूएसए लेड एक मिलिट्री अलायंस सॉर्ट ऑफ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 1949 में एक मिलिट्री अलायंस थी, यूएसए, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन जो भी ठीक है कुछ कुछ कंट्रीज थी इनकी, जो भी सोवियत थ्रेट था उसको कंटेन करने के लिए। आपके लिए होमवर्क है, नाटो को पूरा अच्छे से विकिपीडिया पेज खोलो या ब्रिटानिका से देखो। तो वहाँ पे नाटो के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करना है, ठीक है। लेटेस्ट कंट्री कौन से ज्वाइन की है, अभी कितने मेंबर्स है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स नाटो के देखने हैं यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 1949 में सोवियत एटॉमिक बॉम्ब, यूएसए ने ऑलरेडी जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स डाले हुए थे, तो उनके पास एटॉमिक बॉम्ब थे। तो फिर सोवियत रशिया ने भी अपना टेस्टिंग कर दिया है 1949 में, ठीक है। सो यूएस की जो मोनोपोली थी ना, कि ये मोनोपोली जो थी न्यूक्लियर वेपन्स पे, वो एंड हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। फिर आता है ये नाटो इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फिर चाइनीज रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1949 में लेड बाय माओ जेडोंग, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कोरियन वॉर, ये 30th पैरेलल लाइन के अराउंड जो हुआ है ये, ठीक है। ये 30th पैरेलल लाइन जो यहाँ से आती है। सो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे यूएसएसआर, चाइना, इनका थोड़ा बहुत डोमिनेंस इन्फ्लुएंस था। और साउथ कोरिया जो था वहाँ पे यूएसए से लेड रिजिम थी, तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस डोमिनेंस था। तो एक्चुअली हुआ वॉर है, और इन सब कंट्रीज की मिलिट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व थी, ठीक है। सो जो साउथ कोरिया था इट वाज बैक्ड बाय यूएसए, यूएन, एंड जो ऊपर का जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर, चाइना बैक्ड था।
तो ये पूरा प्रॉक्सी वॉर चला है, लगभग 3 साल तक चला। इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जो निगोशिएशंस में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है यहाँ पे। ठीक है, सो 1950 से 53। हाँ, अब देखते हैं 1955 में। अब नाटो तो हो गया है, ठीक है, वो सब कंट्रीज एक साथ आ गई, तो फिर यूएसएसआर भी करेगा भाई, हम भी तो करेंगे। तो वार्सा पैक्ट लेके आए हो, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी साइंड बाय द सोवियत यूनियन एंड द सेवन ईस्टर्न ब्लॉक सैटेलाइट जो भी स्टेट्स थे, टू काउंटर द नाटो। ठीक है, उसके बाद आता है वियतनाम वॉर। ये भी सेम प्रॉक्सी वॉर था। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में चाइनीज फोर्सेस का इन्फ्लुएंस था, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था। साउथ वियतनाम में यूएसए के फोर्सेस का इन्फ्लुएंस था, और यहाँ पे यूएसए की हार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलर प्रेशर भी बिल्डअप हो गया था यूएस में कि भाई ये क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, वहाँ पे सब ध्यान जा रहा है आपका, वगैरह वगैरह। एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चला। यूएसए ट्राइड टू स्टॉप अ कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ साउथ वियतनाम, एंडेड विथ यूएस विड्रॉवल एंड यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम अंडर कम्युनिज्म। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक इंसिडेंट है 1955-75 के बीच में। फिर आता है 1956 का सुएज क्राइसिस। अब ये सुएज जो कैनाल है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये है इजिप्ट के अंडर, लेकिन इसके ऊपर तब कंट्रोल था यूके का, क्योंकि यूके ये सब कॉलोनियल एरियाज थे। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो आसवान डैम है नाइल रिवर के ऊपर, उसको हम फंड करेंगे अच्छे से, लेकिन वो करने से मना कर दिया एट द एंड। तो फिर इजिप्ट के पास क्या ऑप्शन बचा, कहाँ से पैसा रेज करेंगे? तो वो बोलेंगे कि भाई हम नेशनलाइज कर देंगे पूरा इजिप्ट के जो भी सुएज कैनाल है उसको। तो उसको अपोज किया यूके, तब मतलब फ्रांस या ये सब, और इसराइल भी था वहाँ पे। तो इन तीनों ने प्रॉक्सी अपना वगैरह यूज करके वहाँ पे अपोज किया, और बाद में फिर इंडिया ने भी स्टैंड लिया कि नहीं, ये एक सॉवरेन राइट है इजिप्ट का, वो चाहे जो करे। तो इस तरीके से एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ये रहा है। ठीक है, सो इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो थे गमाल अब्दुल नासिर, ये इनका नाम में नेहरू जी के साथ थे, टू नेशनलाइज द सुएज क्राइसिस, सुएज कैनाल। ठीक है, so it directly challenged the British and French interest that had controlled the vital waterway since its completion in 1969. India strongly condemned the Anglo-French Israeli invasion of Egypt, supporting the Nasser. ठीक है, इसके बाद आता है हंगेरियन रिवॉल्यूशन 1956 में। तो हंगरी जो थी वहाँ पे यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाली एक रिजीम थी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए, और वो बहुत ही ब्रूटली यूएसएसआर ने अपने फोर्सेस भेज के उसको मतलब सप्रेस कर दिया। तो ये पूरा एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो ये वियतनाम है, ठीक है, ये पूरा साउथ वियतनाम और ये नॉर्थ वियतनाम। ठीक है, बाद में पूरा कंट्रोल यहाँ पे ये सब वॉर चला है। और ये हंगेरियन रिवॉल्यूशन के कुछ कुछ, ये स्टालिन के स्टैचू के साथ क्या किया जा रहा है देखिए आप। तो ये पूरा यहाँ पे पूरा सप्रेस कर दिया इसको, लेकिन ये पूरा मूवमेंट चला है। सो अब बर्लिन वॉल को बिल्ड किया गया 1961 में। ठीक है, सो इस जर्मनी टू स्टॉप मास एक्सोडस ऑफ सिटीजन्स टू द वेस्ट, जो सिटीजन्स वेस्ट की तरफ जा रहे थे उनको रोकने के लिए। सो इट वाज बिकम अ फिजिकल सिंबल ऑफ अ कोल्ड वॉर। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे एक U2 इंसिडेंट भी आता है शायद यहाँ पे। लेट मी सी इट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 1960 में एक U2 इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, 1960। ठीक है, सो ये U2 इंसिडेंट क्या था कि यूएस वाज सीक्रेटली फ्लाइंग हाई एल्टीट्यूड स्पाई प्लेन्स ओवर सोवियत टेरिटरी। वो स्पाई कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था वहां पे। ठीक है, और फिर वो दिख गया, तो यूएसएसआर ने शॉट डाउन कर दिया जो U2 प्लेन था, और उसके पायलट को अलाइव कैप्चर कर दिया। सो ये बिल्कुल पीस समिट होने वाली थी दोनों के बीच में, इसके पहले ही ये इंसिडेंट हो गया। सो इट हाइपन्ड, मतलब पूरा स्ट्रेस को बढ़ा दिया फिर से इस इंसिडेंट के कारण। और द पायलट हु फेल टू यूज हिज सुसाइड पिल एंड वाज पुट ऑन ट्रायल इन मॉस्को। सो तब ड्वाइट आइसेनहावर यूएस के प्रेसिडेंट थे। सो सो ये सारा पूरा इंसिडेंट यहाँ पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा है कहाँ, ये भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसके बाद के इमेज में। बिल्कुल यूएसए के छोटे से साइड में एक है, और वो थी कम्युनिस्ट कंट्री। और यूएस से लगा पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में भाई कम्युनिज्म को कंटेन करना है, उनका इन्फ्लुएंस रोकना है। लेकिन यूएसए के बगल वाले एक कंट्री में एक कम्युनिस्ट रिजीम, कम्युनिस्ट कंट्री बन जाती है वो क्यूबा। तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट और उनकी नाचक्की भी थी। ठीक है, तो ये, और वहां पे क्या किया था यूएसएसआर ने अपने, मतलब रशिया ने अपने मिसाइल्स वहां पे रखे हुए थे, ताकि कभी अटैक करने की बारी आए तो वहीं से इजी हो जाएगा। तो ये पूरा वो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेस वाला बन गया था, एक पीक पे था कोल्ड वॉर, इस इंसिडेंट को बोला जा सकता है। सो
ऑलरेडी न्यूक्लियर जो भी था, यूएसएसआर डिप्लॉयड मिसाइल्स इन क्यूबा एंड यूएस इम्पोज्ड नोवेल, मतलब ब्लॉक कर दिया था क्यूबा को सारे साइड से। ठीक है, वो बाद में इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया आफ्टर 13 days। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट छूटे ना, ठीक है। तो तब जॉन एफ कैनेडी यूएसए के उन्होंने निगोशिएट किया था, फिडेल कैस्ट्रो थे क्यूबा में, और रॉबर्ट कैनेडी भी थे तब प्रेसिडेंट के, जब जॉन एफ कैनेडी के ब्रदर। तो इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया था, ठीक है। सो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड, ये एक न्यूक्लियर टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्लोरिडा से जस्ट 90 माइल्स दूर है क्यूबा, ठीक है। सो इसके बाद ऑयल क्राइसिस, ओपेक प्रोक्लेम्ड एंड ऑयल एम्बार्गो, ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए ये सब हुआ। फिर इसका शौक हमें भी लगा है इंडिया में, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी के पीछे कुछ कुछ रीजंस में एक ऑयल क्राइसिस का भी रीजन है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हुआ, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गए, हम तो पूरा ऑयल इंपोर्ट करते थे, तो फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाते तो सब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो फिर लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा, तो इस सब चक्कर में तो ये इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है। उसके बाद यहाँ पे वियतनाम वॉर तो हमने अच्छे से डिस्कस किया ही है अच्छे से। वियतनाम वॉर के रिगार्डिंग डोमिनो थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट होती है, द फियर दैट इफ वन नेशन फेल टू कम्युनिज्म अदर्स वुड फॉलो, तो ये है डोमिनो थ्योरी, ठीक है। इस तरीके से इसलिए यूएसए वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा था। सो वियतनाम वॉर की कुछ अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में कहूँ तो हो ची मिन जो नॉर्थ वियतनाम को लीड कर रहे थे, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर थे। देन लिंडन जॉनसन, वो थे कि एस्केलेटेड द वॉर आफ्टर द गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, तो ये यूएसए से थे। और रिचर्ड निक्सन तब यूएस को लीड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1972 में एक सॉल्ट वन ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। So both sides realized that they had enough nuclear weapons to destroy the world many times over. So strategic arms limitation treaty talks, ठीक है, it was first time of a superpowers agreed to limit the number of nuclear missiles they held. तो की पर्सनैलिटीज देखे तो लियोनॉइड ब्रिजनो यूएसएसआर से, और हेनरी किसिंजर जो थे वो यूएसए से थे। और इसी पीरियड से स्टार्ट में डिटेन का पीरियड स्टार्ट हुआ। डिटेन मतलब एक सॉर्ट ऑफ ईजिंग ऑफ टेंशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ईजिंग ऑफ टेंशंस, ठीक है। सो टू हेल्प द स्ट्रगलिंग सोवियत इकोनॉमी, मतलब ठीक है, यूएसए का तो भी एक ट्रेड वगैरह कॉमर्स था, लेकिन यूएसएसआर जो रशिया था वो तो पूरा पूरा मिलिट्री और इसके ऊपर ही था, ठीक है। तो उनके पास ज़्यादा कुछ ट्रेड कॉमर्स था नहीं, तो ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये पीरियड हेल्प किया उनको कि मतलब थोड़ा बहुत भाई फोकस और बाकी की चीज़ों पे भी दे दे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड है। देन आता है रिफॉर्म्स इन चाइना, ओपन डोर पॉलिसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सीयूटीपीजी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप अंडर डेंग जियोपिंग, ठीक है। उसके बाद 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन ओवरथ्रोस द यूएस बैक्ड जो शाह था वहाँ पे जो रिजिम थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया। या अभी भी आप टेंशन देख सकते हो ना, ईरान में जो सब चल रहा है वो वहां से चल रहा है, 1979 से सब चल रहा है, ठीक है। जो अभी जो रिजीम है ये इस रिवॉल्यूशन के बाद आई हुई रिजीम है, ठीक है। देन 1980 में अफगान इन्वेजन, जो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, उसके बाद फिर से इश्यूज चालू हो गए सारे, ठीक है। तो सोवियत यूनियन इन्वेड्स अफगानिस्तान टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देयर, यूएस फंड्स द मुजाहिदीन रेजिस्टेंस, जो मतलब यूएस, यही से टेररिज्म का एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग बोला जाता है, क्योंकि यूएसए ने क्या किया, इन मुजाहिदीन को फंड किया, उनको ट्रेन किया, और ये सब पाकिस्तान के सॉइल पे किया। और बाद में जब इन्वेजन खत्म होगा अफगानिस्तान, तो इनके पास क्या काम बचा था, कुछ काम नहीं बचा था, तो इनको ही यूज किया है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जब अगर आप देखोगे टेररिज्म कब स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, तो यही 1980s के एंड में, 1990s में स्टार्ट हुआ है। तो यही जब इन्वेजन खत्म हुआ तो इनके पास भाई क्या काम बचा था, कुछ काम नहीं बचा था, तो इनको यूज किया पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट। तो ये सब कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो ये है, देखो ये है फ्लोरिडा से हार्डली कितना दूर है यार ये, मतलब यहाँ पे एक क्यूबा, और ये है एक कम्युनिस्ट कंट्री अभी भी, ठीक है। यहाँ का शुगर केन फेमस है, टोबैको फेमस है। तो ये सब जमैका वगैरह, हैती वगैरह, ये जमैका आपको पता होगा, बोल्ट, ठीक है। तो ये क्यूबा यहाँ पे है, और यहाँ पे मिसाइल्स डाके होती है, इनका रेंज लगभग इतना था, ठीक है। तो ये सब बहुत ही मुश्किल कर गया था यूएस को, तो यूएस ने पूरा इसको ब्लॉक कर दिया था सारा, और इस अंदर कुछ बाहर कुछ जाने नहीं दे रहे थे, कोई भी शिप वगैरह ये सब। तो ये सब इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो अब देखते हैं आगे, अफगान इन्वेजन हमने देखा ही है अच्छे से। देन ईरान इराक वॉर 1980-88 के बीच में चला है ये।
ठीक है। तो ये पूरा शिया सुन्नी, मतलब विद इन इस्लाम ऑल्सो देर आर शिया एंड सुन्नीज, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में देखना होता है कि सऊदी अरेबिया में कौन है, इसराइल में कौन सी कम्युनिटी है। अ, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा क्लोजर रिलेशन दिखते हैं ना, तो एक ही कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। सो एक प्रोट्रैक्टेड वॉर हुआ बिटवीन इराक ईरान यहाँ पे। फिर 1985 में गोरबाचोव इरा हो गया, गोरबाचोव आ गया लीड पे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत ईजिंग होता है कोल्ड वॉर का, ठीक है। सो उसने ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, ये टर्म्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और पेरेस्ट्रोइका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करना इकोनॉमी को, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 1987 में आईएनएफ ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। सो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इसको बोला जाता है बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर टू एलिमिनेट सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। ये आया था अलग अलग एग्जाम में। और देन 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। ये इससे थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ एंड हो गया ऐसे माना जाता है। उसके बाद माल्टा समिट हुई, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश और सोवियत लीडर गोरबाचोव, एंड दे डिक्लेयर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है 1989 में। देन सीएससी मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप फॉर्मली एंड्स द कोल्ड वॉर, ठीक है। एंड बाद में फिर यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो पूरा जो अभी जो यूक्रेन वगैरह ये सब क्यों चल रहा है इशू, यूक्रेन तब यूएसएसआर का पार्ट था। ये सब जो हम देखते हैं ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज, तो ये सब यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाले, ये सब यूएसएसआर बहुत बड़ा था तब, ठीक है। तो ये सब बाद में सब साइड हो गई सारी कंट्रीज अलग अलग। तो एक बार चेक करना, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत वेरीफाई करूंगा, कंट्रीज के नाम थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं मेरे से। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। एक तो कंटेनमेंट पॉलिसी, क्या कंटेन करना है, कम्युनिज्म के स्प्रेड को कंटेन करना है, ठीक है। जॉर्ज कैनन ने ये टर्म कॉइन किया था। देन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो टर्की और ग्रीस में हेल्प पहुंचाई, ठीक है। मतलब ताकि वो कंट्रीज उनके इन्फ्लुएंस में ना जाए। मार्शल प्लान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूरोप को फिर से रिबिल्ड करना है, ठीक है। एड वगैरह देनी है। मुंड्रो डॉक्ट्रिन ये अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। मुंड्रो डॉक्ट्रिन मतलब जब यूएसए कुछ भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कुछ करता है ना, तो ये वेनेजुएला वगैरह, ये सब इक्वेडोर, ब्राजील, ये सब कंट्रीज जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो ये उसको बोला जाता है मुंड्रो डॉक्ट्रिन। मुंड्रो के थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये कॉइन किया था कि ये जो एरिया ना एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे, तब क्या था, तब कॉलोनीज थी ये सारी, किसकी, स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस। अभी भी फ्रेंच की कुछ एक कॉलोनी है वहाँ पे लैटिन अमेरिका पे, ठीक है। तो उसको फ्रेंच गयाना या कुछ बोलते हैं। तो यूके, इन सब की कॉलोनीज थी। तो वो यूएसए ने ऐसे बोला कि अब आपको यहाँ पे नहीं आना, ये हमारा एरिया है, इस सॉर्ट ऑफ मतलब फ्रीडम के नाम पे वो बोला कि अब ये कंट्री जैसी फ्री हो गई एक बार, अब फिर से इनको कॉलोनाइज नहीं करना है, ये सब वगैरह। तो ये एक्चुअली कहने के लिए था, लेकिन भाई अब हम देखेंगे, ये हमारा एरिया, इस तरीके से, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे मत आओ। तो ये इस तरीके से मुंडो डॉक्ट्रिन है, ठीक है। टू लिमिट द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब ये तो नाम के लिए होता है, लेकिन ये अपने फेवर वाले रिजिम्स वहाँ पे चाहते हैं। अभी वेनेजुएला में क्या क्यों कर रही है सब, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा ऑयल, मतलब ऑयल के रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में वेनेजुएला के पास है। तो यूएसए चाहेगा कि अपनी फेवर वाली कोई रिजिम वहाँ पे आए, ठीक है। तो उसके बाद डिटेन का पीरियड, डिटेन मतलब एक टेंशन का रिलैक्स हो जाना, एक रिलैक्सेशन का ये पीरियड था बिटवीन 1969 से 1979 में। मतलब जब यूएसएसआर ने फिर से मतलब अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब तक ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पीरियड है। फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या है कि एक डॉक्ट्रिन होती है न्यूक्लियर वेपन्स में कि दोनों के पास भी भाई इतने वेपन्स है कि म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर पूरा वो मतलब खत्म कर सकते हैं। तो भाई कोई भी एक दूसरे के ऊपर तब अटैक नहीं करेगा। तो टू अपोजिंग साइड्स वुड रिजल्ट्स इनटू कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ बोथ द अटैकर एंड डिफेंडर, इस तरीके का इतना मतलब ज्यादा पावरफुल होता है। देन लॉन्ग पीस, मतलब ये टर्म जॉन लेविस गैडिंस ने कॉइन किया कि पूरा कोल्ड वॉर का जो पीरियड है लॉन्ग पीस वाला पीरियड है, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा कुछ इश्यू हुआ नहीं है इस तरीके से। इसीलिए ये यही से अगर आप कनेक्ट करो पूरा जो केनेट वर्ल्ड और जो बाइपोलर वर्ल्ड, मोर स्टेबल वर्ल्ड होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। देन बिजोनाइन इशू, मर्जर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जोन्स इन जर्मनी टू फॉर्म अ बिजोनिया, अ प्रिकर्सर टू अ वेस्ट जर्मनी। इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। सो सो लेट्स नाउ सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में ये भी पूछते हैं, इनके ईयर्स पूछते हैं। सो 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुई, प्रोहिबिट्स वेपन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका आपको पता है कहाँ पे है, साउथ पोल हमारा, वहाँ पे कोई भी वेपन टेस्टिंग नहीं होगा, कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा वेपन्स का। 1959 1963 को लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुई, बैन्स एटमॉस्फेरिक, अंडर वाटर एंड आउटर स्पेस न्यूक्लियर टेस्ट, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, ठीक है। 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी हुई,
उसमें बैन्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस, तो कोई भी स्पेस में डिप्लॉय नहीं करेगा वेपन्स। उसके बाद 1968 को एनपीटी साइन हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया ने ये साइन नहीं की है। ठीक है, आपका होमवर्क है एनपीटी कौन से कंट्रीज ने साइन नहीं की है। ठीक है, 4 से 5 कंट्रीज है, कौन से आप बता देना। नॉर्थ कोरिया, सूडान, पता नहीं, आप ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी का आप सर्च कर लो। और सीटीबीटी भी कौन से कंट्रीज ने साइन नहीं की है, जो 1996-97 के अराउंड जो साइन हुई थी। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी, तो वो भी आपका होमवर्क है। उसके बाद ये प्रोहिबिट्स द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट। यार ये न्यूक्लियर एफाइटर, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर है वो तो रखेंगे, लेकिन अब दूसरा कोई नहीं खरीदेगा, दूसरा कोई तैयार नहीं करेगा, ये तो मतलब हिपोक्रेसी है। ठीक है, सो इट कमिट्स द 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स टू द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ देयर वेपन्स ओवर टाइम, लेकिन ये तो मतलब बस हवा हवा है, ना किसी ने रिड्यूस किया है, ना किसी ने कुछ किया है। देन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सॉल्ट 1, ठीक है, इट लिमिट्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स एंड फ्रीजेस आईसीबीएम्स एट द 1972 लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह। ठीक है, ये यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में भी ये अलग अलग टाइम, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 इस तरीके से ट्रीटी हुई है। अभी रिसेंटली आई थिंक 3-4 दिन पहले ही वो खत्म हुई है और नई ट्रीटी साइन नहीं की है। तो ठीक है, फिर से पूरा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करना वगैरह अब चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ट्रम्प वगैरह इस मूड में है कि फिर से ट्रीटीज वगैरह करे। देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ट्रीटी हुई है 1972 को बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर टू लिमिट द नंबर ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, 1987 में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुई, आईएनएम ट्रीटी, टू एलिमिनेट ऑल इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप। सो यूरोप से सब ये वेपन्स को कम करना, एलिमिनेट करना यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। देन 1991 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 हुई है। ठीक है, limits the number of nuclear warheads and delivery systems etc. between US and USSR. Then Strategic Arms Reduction Treaty START 2 further limits the number of nuclear warheads and eliminates certain categories of warheads etc. Then CTBT 1996 bans the testing of weapons but not ratified. किसने किसने, यूएस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड शायद अभी साउथ सुडान या सुडान, थोड़ा ये कंफर्म कर लो आप, लास्ट कंट्री, लेकिन इन सब कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है सीटीबीटी। Then 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty SALT or a Moscow Treaty limits the number of deployed nuclear warheads between US and Russia. The New START Treaty, Prague Treaty भी जिसको बोला जाता है, limits both side nuclear warheads to, एक से ये नंबर्स वगैरह नहीं जरूरत है, लेकिन न्यू स्टार ट्रीटी बस दिक्कत 2010। ठीक है, एंड 2017 ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बैन ट्रीटी negotiated and signed entering into force on 22 जनवरी 2021 को फोर्स में आई है। ठीक है, तो ये सब आता है आपके एग्जाम में, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो अलग अलग फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स कब किसने मतलब सबसे पहले 1945 यूनाइटेड स्टेट, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह सब। 1949 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया, 1952 में ग्रेट ब्रिटेन ने टेस्ट किया, 1960 में फ्रांस, और 1964 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब इन्हीं 5 में 5 को ही अधिकार है, बाकी किसी को नहीं, तो ये एनपीटी लेके आए। ठीक है लेकिन बाद में इसराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सबको बताया कि इनके पास है। ठीक है, 1974 में इंडिया ने एक पीसफुली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, स्माइलिंग बुद्धा शायद उसका नाम था। ठीक है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था हमारा ये टेस्ट पहला। देन 1979 में वेला इंसिडेंट, पोटेंशियल टेस्ट बाय इजराइल एंड साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका भी अभी कुछ इतना कंफर्मेशन नहीं है। 1998 में इंडिया ने फिर से टेस्ट किया और सक्सेसफुल रहा, उसका ऑपरेशन शक्ति नाम था। ठीक है, उसी तुरंत पाकिस्तान ने भी किया। ठीक है, और 2006 में नॉर्थ कोरिया। तो इन सब कंट्रीज के पास सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अभी है। तो हमारे जो फर्स्ट न्यूक्लियर जो हुआ था वो मतलब अब इतने डेप पे नहीं जाते, पोखरण में हुआ था। ठीक है, तो ये जो सेकंड भी पोखरण में हुआ है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे आप देख सकते हो उनको, और तब पीके अयंगार या इंदिरा गांधी वगैरह फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे। सो की इवेंट्स, ये बार बार मैं इसलिए डाल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन की इवेंट्स पे होते तो कुछ छूटे ना। ठीक है, सो 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देन उसके बाद पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर यूएसए टेस्ट फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा। देन 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हमने अच्छे से पूरा देखा है। देन यूएसएसआर सेटअप अ कॉमिनतम। उसके बाद 1948 में मार्शल प्लान हमने देखा, बर्लिन ब्लॉकेड हमने देखा। 1949 में यूएसएसआर डिनोट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ये भी हमने देखा। नाटो भी देखा हमने। और
यूएसएसआर सेटअप कमिंटम ऑन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद 1949 देखा, 1950 में हुआ है कोरियन वॉर, ये भी देखा हमने, 1950 से 53 के बीच में चला है वो। 1952 में यूएसए डिनोट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, ये रह गया था, ठीक है, 1952। उसके बाद 1953 में यूएसएसआर डिनोट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, उसने भी कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं 1955, यूएसएसआर फॉर्म्ड वार्सो पैक्ट, ये भी हमने सर डिस्कस किया है। देन 1956 में हंगेरियन रिवोल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद 1965 में यूएसए सेंड्स ट्रूप्स टू साउथ वियतनाम, ये भी हमने पूरा साउथ वियतनाम का वॉर वगैरह ये भी सब देखा है। उसके बाद 1968 में नॉर्थ कोरिया लॉन्च्ड एंड इट फेल्ड टेस्ट ऑफेंसिव एक्सेट्रा, ये पूरा नॉर्थ कोरिया क्राइसिस हमने देखा। ब्रिजनो डॉक्ट्रिन रह गई थी। ब्रिजनो डॉक्ट्रिन इज नेम्ड आफ्टर ब्रिजनो द सोवियत लीडर, was used to justify actions to prevent communism from being weakened in Eastern Europe etc. तो ये ब्रिजनो डॉक्ट्रिन यूएसएसआर से रिलेटेड है, ये एक रह गई थी, ठीक है, इसको याद दिमाग में रखो। 1960 में सॉल्ट वन देखा है हमने। 75 में हेल्सिंकी अकॉर्ड रह गया था, ठीक है। तो हेल्सिंकी अकॉर्ड इज इन अगस्त 1975 35 कंट्रीज साइंड द हेल्सिंकी एग्रीमेंट, द बॉर्डर ऑफ यूरोप वर agreed, human rights were established and a commitment was made to improve the international relations, तो हेल्सिंकी अकॉर्ड 1975, ठीक है। 79 में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान देखा, सॉल्ट 2 देखा हमने। 1983 में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव वगैरह एक्सेट्रा, ये इतना जरूरी नहीं है, रेगन प्रेसिडेंट रेगन थे तब यूएसए के। देन 1989 बर्लिन वॉल डिमोलिश्ड, तो लगभग देखो ये सब था। और कुछ रह गया क्या? इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो आप, मैंने शेयर भी किए टेलीग्राम ग्रुप पे बीइंग पॉलिटिकल के, ठीक है। सॉल्ट 1 हेल्सिंकी देखा, सॉल्ट 2 देखा, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान देखा, ओलंपिक को बैकआउट किया वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगन डॉक्ट्रिन देखते हैं, 1983 सपोर्टेड एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप्स, जो भी बाहर जो एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप थे सबको सपोर्ट किया था रेगन ने, ठीक है। तो रेगन डॉक्ट्रिन रह गई थी हमारी 1983 वाली, ठीक है। सो रेगन्स इविल एम्पायर स्पीच डिस्क्राइब यूएसएसआर एज एन इविल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद जिनेवा समिट, गोरबाचोव एंड रेगन मीट, ठीक है। इसके बाद वाशिंगटन समिट आइडेंटिटी देखा, मॉस्को समिट, माल्टा समिट, गोरबाचोव मेट विद प्रेसिडेंट बुश एक्सेट्रा टू एंड द कोल्ड वॉर एक्सेट्रा। इसके बाद पोलैंड सॉलिडारिटी लीगलाइज्ड एंड वन विक्ट्री एक्सेट्रा। वेलवेट रिवोल्यूशन इलेक्टेड हेवेल एज प्रेसिडेंट इन चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये नहीं किया था हमने। उसके बाद रोमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया बिकम इंडिपेंडेंट, तो ये सब यूएसएसआर के पार्ट थी, ठीक है, ये सब कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही है। गोरबाचोव रिजाइंड एज अ सोवियत लीडर। रिफ्यूजी क्राइसिस, क्रुश्चेव डॉक्ट्रिन, जिनेवा समिट, कैंप डेविड अकॉर्ड देखते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट आइसेनहोवर एंड क्रुश्चेव, ठीक है, ये हुआ है 1959 में कैंप डेविड अकॉर्ड। वियना समिट 1971 में हुई थी। क्रुश्चेव gave 6 million ultimate to John F. Kennedy who refused to back down, spending 2 billion on armed forces extraction, इतना जरूरी नहीं, लेकिन बस वियना समिट देखो। क्यूबन रिवोल्यूशन हुआ है 1959 में, ये रह गया था। कास्ट्रो बिकम्स द न्यू क्यूबन लीडर, टूक ओवर यूएस लैंड इन क्यूबा एक्सेट्रा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यूबन रिवोल्यूशन 1959। उसके बाद 1963 में हॉटलाइन सेटअप हुई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह हमने देखा है। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन में हमने देखा है, ठीक है। ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज वुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग द लिबरल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, इसके लिए, तो ये सब हमने देखा है। ये भी मैंने शेयर किया, अब इतना डेप में नहीं जाते, बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने टेलीग्राम पे बीइंग पॉलिटिकल के शेयर किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर लेड टू अलायंस सिस्टम, आर्म्स रेस, बैलेंस ऑफ पावर, प्रोपेगेंडा, ठीक है। द टर्म डिटेंट इन रिलेटेड टू कोल्ड वॉर के रिलेटेड है ये। डिटेंट मतलब रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। टर्म कोल्ड वॉर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बर्नार्ड बरूच, ठीक है। द पर्पस ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज टू कंटेन सोवियत इन्फ्लुएंस मेनली इन ग्रीस एंड टर्की आल्सो। द वार्सो पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर 1955, नाटो 1949, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस इन द ईयर 1962। Then declaration of the end of Cold War made the leaders USA and Soviet Union at Malta summit, ठीक है। तो माल्टा समिट कब हुई थी? 1989। Detain means relaxation of tension between East and West. The US approach to Cold War was originally set out in Truman Doctrine. NATO was formed in ये कब फॉर्म हुआ है? 1949 को, ठीक है। अभी लेटेस्ट कंट्री कौन सी ज्वाइन की, कितने मेंबर्स है, आपका होमवर्क है। Between which countries the intermediate range nuclear force INF treaty signed? USA and USSR. Cold War began immediately after World War II.
द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द यूएस एम्ड एट चेकिंग ग्लोबली द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन, उनको कंट्रोल में रखना है। डिटेन वॉज एज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोल्ड वॉर फिर से आता है अलग अलग एग्जाम में। टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यूएस एंड यूएसएसआर। विच इवेंट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर, तो नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज क्राइसिस, मतलब इसका डायरेक्टली ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है, कोल्ड वॉर से। हुआ है कोल्ड वॉर में, लेकिन डायरेक्टली संबंध नहीं है, ठीक है। तो 2025 में क्या क्या आया था देखो, लास्ट ईयर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए बोला था। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कब हुआ, कम्युनिस्ट चाइना ज्वाइंस यूएन, कब ज्वाइन किया कम्युनिस्ट चाइना ने यूएन को, बता दीजिए। 1971, ठीक है, थोड़ा कंफर्म कर लेना। 1971 मुझे जितना याद आ रहा है 71 या 73 है, ठीक है। देन सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया कब हुआ है, आप खुद देखना है। बर्लिन ब्लॉकेड, ये भी हमने देखा हुआ है, ठीक है, जिनको अरेंज करना है। फिर कोरियन वॉर 1950 से 53, वियतनाम वॉर उसके बाद ही हुआ है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी कब साइन हुई, 1967 के अराउंड। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन सॉल्ट ट्रीटी कब साइन हुई, तो मतलब यही पूछते हैं, ठीक है। फिर से देखो इसी साल क्या क्या आया है, हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब, इनको क्रोनोलॉजी लगाना है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, ये आपने अभी देखा, सो पूरा 1956 के अराउंड। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, तो यही बार बार इवेंट्स को क्रोनोलॉजी पूछते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। ये ईयर्स दिए थे, इनको मैच द पेयर्स लगाना है। देन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये पूछा था, ठीक है। तो बोरिस येल्टिन, ये पूरा जब यूएसएसआर एज ए खत्म हुआ, ये रशिया जब एज ए इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी, ये भी आया था, ये भी हमने देखा अच्छे से, चाइना, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो कोरोलॉजी पे ध्यान देना, इवेंट्स पे, पर्सनैलिटीज पे ध्यान देना है।